दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख वायरस इन द विलेज और हॉल्टिंग इट इन रूरल ट्रैक्स के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल प्रश्न पत्र 2 के शासन व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। पिछले साल जब कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी और पूरे साल महामारी का जो ट्रेंड रहा, उससे किसी को भी शायद ही लगा होगा कि यह वायरस गांव में भी हाहाकार मचा देगा। इसकी एक वजह यह थी कि गांव में दूर दूर तक संक्रमण का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने सभी आंकड़ों को झुठलाकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में अपना जाल फैला दिया। एक आंकड़े के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में राजस्थान में जितने कोरोना के मामले आए, उनमें करीब 70% मामले केवल गांवों के थे। न केवल राजस्थान बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के गांवों में भी सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिले। बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में तैरती लाशें जैसी भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में इस बात की पड़ताल जरूरी है कि कोरोना वायरस गांवों में व्यापक पैमाने पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कैसे कामयाब हुआ। परिस्थितियों में ऐसा कौन सा बदलाव हुआ जिसने संक्रमण को गांवों में फैलने का मौका दिया। गांवों में संक्रमण का फैलना तो अलग, संक्रमण का विकराल रूप धारण कर लेने के पीछे के कारणों को भी समझने की जरूरत है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वायरस ने देश के ग्रामीण हिस्सों में कमजोर स्वास्थ्य ढांचे के साथ महामारी से निपटने की दिक्कतों को उजागर किया है। अगर ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य तैयारियां बेहतर होती तो समय रहते इस पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में यह देखने की जरूरत है कि छोटे शहरों, गांवों और आदिवासी इलाकों में किस प्रकार की तत्परता दिखाने की जरूरत है। आइए विचार करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गांवों में कोरोना महामारी की क्या स्थिति है। भारत में सार्वजनिक डेटा का रखरखाव करने वाले इंटरनेट आधारित एप्लीकेशन हाउ इंडिया लिव्स के मुताबिक दूसरी लहर में कोरोना वायरस ने ग्रामीण इलाकों में तेजी से अपने पैर पसारे। इसके मुताबिक मार्च के पहले हफ्ते में जब कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी शुरू हुई, तब 38% नए मामले ऐसे जिलों में दर्ज किए जा रहे थे जहां 60% से ज्यादा आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक ये आंकड़े बढ़कर 48% तक पहुंच गए। आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण की गति में उन जिलों में तेजी देखी गई जहां की 80% आबादी ग्रामीण इलाकों में है। मार्च के पहले हफ्ते में यहां संक्रमितों का आंकड़ा जहां 9.5% था, वहीं अप्रैल के अंत तक 21% हो गया। हालांकि ऐसे जिलों में जहां 60% आबादी शहरों में रहती है, वहां कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी गई। ऐसे जिलों में अप्रैल के पहले हफ्ते में संक्रमण के मामले 49% थे और महीने के अंत तक आते आते ये मामले 38% हो गए। जैसे जैसे संक्रमण में इजाफा हुआ, वैसे वैसे शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मामले दर्ज किए जाने लगे। मार्च के पहले हफ्ते से लेकर अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक पूरी तरह से ग्रामीण जिलों में संक्रमण के काफी कम मामले दर्ज किए गए। लेकिन अब कोरोना संक्रमण की संख्या के मामले में ये जिले उन जिलों के बाद दूसरे पायदान पर हैं जिनमें ग्रामीण आबादी 60 से 80% तक है। ऐसे में सवाल है कि ग्रामीण इलाकों में बढ़ते संक्रमण के पीछे क्या कारण है। दरअसल देश में कोरोना की दूसरी लहर के पीछे लापरवाही को बड़ी वजह मानी जा रही है। लेकिन इसमें लापरवाही केवल नागरिकों की ही नहीं बल्कि सरकारी महकमे की भी नजर आती है। हालिया चुनावों में जोरदार प्रचार, भारी भीड़ और गांवों में बाहरी लोगों के लगातार दौरे ने संक्रमण को बेकाबू किया। चुनावी रैली के दौरान गांव और शहर के लोग बड़ी तादाद में इधर उधर जाने लगे। इससे शहरी और ग्रामीण लोग बार बार एक दूसरे के संपर्क में आए। कहने की जरूरत नहीं कि विधानसभा और पंचायत चुनावों में ग्रामीण लोगों की सक्रियता ज्यादा देखी जाती है और ये चुनाव उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में भी हुए, जहां ग्रामीण आबादी अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। दूसरा, कोरोना संक्रमण को भूलकर लोगों ने कई धार्मिक आयोजन किए। ऐसे आयोजनों में लोगों ने एक भीड़ का निर्माण किया और फिर वे अपने अपने गांव वापस गए। इस प्रकार की लापरवाही कोरोना की दूसरी लहर को पनपने में बड़ी भूमिका निभाई।
यही कारण है कि इस साल ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के नए मामलों में उछाल देखा गया। इसकी एक वजह यह भी रही कि पिछले साल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया था। लेकिन पिछले साल की तरह इस बार महामारी की पीक की शुरुआत में ना तो देशव्यापी लॉकडाउन लगा और ना ही राज्यों के भीतर आवाजाही पर कोई पाबंदी रही। ऐसे में मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों से गांवों में फैलने वाले संक्रमण को रोकने के लिए समय रहते जरूरी उपाय नहीं किए गए। हालांकि बाद में कुछ राज्यों ने अपने अपने स्तर पर लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला जरूर किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। एक वजह यह भी है कि कृषि कार्यों को ग्रामीण इलाकों में ही अंजाम दिया जाता है और ये काम लोग समूह में करते हैं। अमूमन मार्च अप्रैल माह में रबी फसल की कटाई की जाती है और हम सभी जानते हैं कि अप्रैल माह में ही कोरोना ने हाहाकार मचाया। ऐसे में कृषि कार्य भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा मनरेगा के तहत होने वाले कामकाज भी समूह में किए जाते हैं। लिहाजा इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे कार्यों से भी संक्रमण को बल मिला होगा। यही कारण है कि बीते साल के बरकस इस साल ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के ज्यादा मामले दर्ज किए गए। बेकाबू संक्रमण का ही नतीजा था कि गांवों में मौतों की संख्या में इजाफा देखा गया। उत्तर प्रदेश और बिहार में नदियों में बहने वाली लाशें इसी तरफ इशारा कर रही हैं। यह कोई छुपी बात नहीं है कि कोरोना के चलते भारत में रोजाना करीब 4000 मौतें हो रही हैं। हालांकि कई निजी संस्थाओं की रिपोर्ट्स में इस संख्या को और ज्यादा बताया जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक इस साल अप्रैल में होने वाली कुल मौतों में 50.8% मौतें ग्रामीण जिलों में देखी गई हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और 7 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल माह में ज्यादा कोरोना के मामले और मौतें रिकॉर्ड हुई। 3 अन्य राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब में शहरी जिलों में ज्यादा मामले देखे गए, लेकिन ग्रामीण जिलों में अधिक मौतें हुई। महाराष्ट्र के ग्रामीण जिलों में लगभग 42% मामले और लगभग 60% मौतें हुई। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कहानी अलग थी। ग्रामीण जिलों में ज्यादा मामले और शहरी जिलों में ज्यादा मौतें हुई। हालांकि जानकारों की माने तो ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की लचर व्यवस्था के चलते ज्यादा मौतें हुई, यानी ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य संरचना एक बहुत बड़ा कारक रही। आइए ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सुविधाओं पर एक नजर डालते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में यूं तो पूरे भारत की व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, लेकिन अगर गांवों और शहरों की तुलना करें तो गांवों की स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है। यही कारण है कि ग्रामीण इलाकों में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी के चलते ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहां मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियां हैं और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक सुविधाएं पहुंचती हैं, वहां भी आदिवासी बहुलता वाले क्षेत्र असुरक्षित हैं। मध्य और उत्तरी भारत के कई राज्यों में कमजोर स्वास्थ्य प्रणालियां हैं, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और कमजोर हैं। कई जिलों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य कार्यबल, दवाओं और अन्य चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्धता, स्वास्थ्य साक्षरता और देखभाल के उच्च स्तर तक पहुंच में भारी कमी है। 2019 में सरकार द्वारा जारी की गई नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट के मुताबिक शहरी इलाकों में सरकारी अस्पतालों में जहां हर 10 लाख की आबादी पर 1190 बेड की सुविधा है, वहीं ग्रामीण इलाकों में 318 बेड उपलब्ध हैं। राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में तो हर 10 लाख की आबादी पर 1452 बेड हैं। कुल मिलाकर देखें तो देश भर के अस्पतालों में उपलब्ध बेडों में से महज 37% ही ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा इससे भी कम है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवा की बदहाल सूरत इस बात का संकेत है कि संक्रमितों की संख्या ज्यादा होने पर यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर तनाव भी अधिक होगा। पिछले 10 साल के केंद्रीय बजट को देखें तो स्वास्थ्य सेवा पर सकल घरेलू उत्पाद का औसतन 1% ही आवंटित किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद के प्रति भारत का स्वास्थ्य खर्च विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित 2.5% की तुलना में बेहद कम है। यानी साफ तौर स्वास्थ्य क्षेत्र की अनदेखी भी इस लचरता की बड़ी वजह है। ग्रामीण इलाकों में अगर अस्पताल की इमारत है तो उपचार के साधन नहीं है, और अगर साधन है तो पर्याप्त संख्या में डॉक्टर मौजूद नहीं है। लिहाजा किसी भी आपात स्थिति के लिए बिना तैयार वाले देश में कोरोना की एक लहर ने सारी खामियों को उजागर कर दिया।
ऐसे में सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। जहां तक गांवों का सवाल है तो खतरे को नियंत्रित करने और नुकसान को कम करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इस संदर्भ में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मई में मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की गई हैं। इसमें कोविड-19 रोकथाम और छोटे शहरों, ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में प्रबंधन के तौर तरीकों पर बात की गई है। ये मानक प्रक्रियाएं निगरानी, स्क्रीनिंग, आइसोलेशन और रेफरल को कवर करती हैं। घर और समुदाय आधारित आइसोलेशन, होम आइसोलेशन में एक्टिव मामलों की निगरानी, स्वास्थ्य अवसंरचना जैसे उप केंद्र या सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला स्तर पर एक समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र आदि, प्रशिक्षित मानव संसाधन, क्लिनिकल प्रबंधन, होम केयर, पोस्ट कोविड प्रबंधन, सामुदायिक लामबंदी और जोखिम एवं व्यवहार परिवर्तन संचार आदि को भी कवर करती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल टीमों को लक्षण निगरानी और मामलों का पता लगाने, समय पर परीक्षण, जरूरत के मुताबिक रोगियों का इलाज तय करने, घरेलू देखभाल सहायता और निगरानी के लिए घर का दौरा करना चाहिए। स्थानीय समुदाय की भागीदारी अहम है। जहां उपलब्ध हो वहां NSS यानी नेशनल स्कीम सर्विस और NCC संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। समुदाय आधारित संगठन जिनकी जमीनी स्तर पर मौजूदगी है, वे स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं के वितरण में सहायता कर सकते हैं। जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना, वितरण और निगरानी की जरूरत है, जिसमें जिला कलेक्टर और जिला स्वास्थ्य अधिकारी संसाधन जुटाएं और संचालन का समन्वय करें। विकेंद्रीकरण और डेटा आधारित निर्णय को आसानी से संचालित और विश्वसनीय सूचना प्रणाली द्वारा सक्षम किया जाना चाहिए। रियल टाइम अलर्ट और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए जरूरी डेटा स्थानीय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही संसाधनों की पर्याप्तता पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ग्रामीण इलाकों में अस्पतालों की हालत को बेहतर करने के लिए मानव संसाधन के साथ साथ मेडिकल वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था हो ताकि कोई भी नागरिक संसाधन के अभाव का शिकार ना बने। ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए एक टेलीमेडिसिन वेब मॉडल भी विकसित किया जा सकता है, जो एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के तहत प्राथमिक देखभाल केंद्रों से निकटता से जुड़ा हो। ऐसी इकाइयों को नर्स या चिकित्सक सहायकों की मदद से संचालित किया जा सकता है। ऐसे टेलीमेडिसिन कक्ष को गांवों या छोटे शहरों में फार्मेसियों में स्थापित किया जा सकता है। इस कक्ष में टेलीमेडिसिन किट जैसे कि डिजिटल स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, बीपी मशीन, ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, ऑडियोमीटर की उपलब्धता हो। इस मॉडल के सुचारू रूप से संचालन के लिए अच्छे इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ एक बेहतर वीडियो स्क्रीन और ऑडियो सिस्टम भी उपलब्ध हो। कोविड देखभाल के अलावा टीकाकरण में भी समझदारी भरे फैसले लेने की जरूरत है। टीकाकरण के लिए प्राथमिकता वाले वर्गों की पहचान करने की जरूरत है। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया, कृषि और मनरेगा में लोग एक समूह में काम करते हैं। ऐसे में इनके बीच संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। लिहाजा ऐसे समूहों का टीकाकरण पहले हो ताकि खतरे को न्यूनतम किया जा सके। बहरहाल ग्रामीण इलाकों का कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार को समय रहते ही कमर कस लेने की जरूरत है ताकि तीसरी लहर में महामारी का डटकर मुकाबला किया जा सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक कोरोना संक्रमण के पीछे क्या कारण रहे? समय रहते इसे नियंत्रित करने के उपायों की चर्चा कीजिए।